हेलो फ्रेंड्स, उज्जवल भविष्य की क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हमारी क्लास उज्जवल भविष्य में आज हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी कि इस लेसन में पढ़ना है हमें जीव जनन कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है जीव जनन, जनन क्या है, कितने प्रकार का होता है, कितने उसके प्रकार होते हैं, यानी कि जो प्रकार है उसमें भी कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है लाइफ स्पैन यानी कि जीवन काल या जीवन अवधि। तो क्या होती है जीवन काल या जीवन अवधि? तो जीवन काल या जीवन अवधि जो होती है यानी कि हमारा जो जन्म है, यानी कि बर्थ से लेकर के डेथ तक का जो भी समय है, मृत्यु तक का जो भी समय टाइम पीरियड है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे जीवन काल या जीवन अवधि। यानी कि बर्थ से लेकर के एक ऐसा टाइम पीरियड, एक ऐसा जीवन काल, जीवधारी का वह जीवन काल जो उसकी जन्म से मृत्यु तक का समय दर्शाता हो, जीवन काल या जीवन अवधि कहलाता है। तो इस तरह से ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यानी कि जो जीव होते हैं, प्राणी हो, पेड़ पौधे हो या मनुष्य हो, तो इन सबका ही जीवन काल अलग अलग होता है। तो चलिए देखते हैं इसका कितना जीवन काल होता है। जैसे कि अभी हम गेहूं की बात करें यानी कि ट्राइटिकम एस्टिवेकम, ट्राइटिकम एस्टिवेकम, इसकी अगर हम बात करें वीट की, तो इसका जो जीवन काल होता है वो 4 to 5 मंथ का होता है, यानी कि महीनों का होता है। मनुष्य की यानी कि ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का जो जीवन काल है वो 60 to 70 ईयर्स का होता है। बनियान ट्री यानी कि बरगद ट्री की अगर हम बात करें तो इसका जो जीवन काल है वो है 200 ईयर। पीपल फाइकस बेंगेलसिस या रेगुलोसा की अगर हम बात करें तो इसका जो जीवन काल है वो 1000 से 2000 साल का है। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि सभी जीवधारियों का जो जीवन काल है वो अलग अलग है। अभी हम क्रो यानी कि कौवे की अगर हम बात करें स्प्लेंडर प्लस, तो वो होगा 15 ईयर। फिर अगर हम मंकी की बात करें यानी कि बंदर की अगर हम बात करते हैं तो उसका जो जीवन काल होता है वो होता है 25 ईयर का। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो जीवन अवधि है यानी कि जीवन काल जो है, जीवन काल जीवन अवधि लाइफ स्पैन, वो सभी जीवधारी की अलग अलग है, यानी कि कितने दिन तक वो जीवित रह सकता है, तो वो अलग अलग है। ये हुआ हमारा जीवन काल। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिप्रोडक्शन यानी कि जनन किसे कहते हैं। तो जनन किसे कहते हैं ये पहले देखते हैं। फिर जनन होता कितने प्रकार का है ये देखते हैं। किन प्राणियों में कौन सा जनन होता है और जनन वो किस तरह से होता है या अगला जीव वो कैसे बनाता है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यानी कि जो है कि रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। जनन को जैसे कि हम लोग जानते हैं प्रजनन भी कहते हैं। तो जनन जो है हमारा या प्रजनन, उसकी परिभाषा क्या होती है? तो जनन या प्रजनन की जो परिभाषा है वो सीधी सी ये है कि जीवधारी अपने जैसे, जीवधारी अपने जैसे समान संतान को उत्पन्न करता है, समान संतान को उत्पन्न करता है, जिसे जनन या प्रजनन है, जिसे जनन या प्रजनन कहते हैं। ठीक, तो अपने जैसे समान जीवधारी को उत्पन्न करना, जैसे कि अब एक गाय है तो एक बछड़े को जन्म देगी, तो गाय के ही तरह होगा वो। मनुष्य है अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो इस तरह से एक जीवधारी जब अपने समान संतान को उत्पन्न करता है तो उसकी यही क्रिया जो होगी वो कहलाएगी प्रजनन यानी कि जनन। अब जनन होते कितने प्रकार के हैं? तो जनन में जो प्रकार है वो मुख्यतः 3 प्रकार का है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला तो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन, और तीसरा जो रिप्रोडक्शन है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी बोला जाता है। लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तब बोला जाता है जब ये आर्टिफिशियली बेसिक किया जाता है। अभी हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो हम लोग बताएंगे यहाँ पर अगर रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो सिंपली लिखा होता है 2 टाइप्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, बट हियर इज 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव। वेजिटेटिव इज द पार्ट ऑफ एसेक्सुअल एंड लुक लाइक सेम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होगा वो बिल्कुल सेम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह होता है,
जैसे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सेक्स एब्सेंट होता है, यानी कि एक ही पेरेंट से अपनी संतानें उत्पन्न कर सकता है। वैसे ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो एक पेरेंट सेल होगी उसी से ही दूसरा प्लांट बन जाएगा, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो प्लांट्स में देखा जाता है, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो जीवहारियों में यानी कि मोस्टली जंतुओं में ही देखा जाता है, कवक में और एल्गी में, इन सब चीजों में देखा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और इसके टाइप्स। तो चलिए देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो चलिए देखते हैं क्या है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जो रिप्रोडक्शन है वो मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और थर्ड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक, तो ये हो गया हमारा 3 टाइप्स का रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल को बोलते हैं हिंदी में अलैंगिक जनन, इसको बोलते हैं लैंगिक जनन और इसको बोलते हैं कायिक जनन। तो ये हो गया हमारा रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का है। अब हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते किसको। तो चलिए देखा जाए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन जो है हमारा, उसमें क्या होता है, ए का मतलब होता है एब्सेंट और सेक्सुअल का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन, और सेक्स ऑर्गन सिर्फ एक तो होगा ही नहीं, दो सेक्स ऑर्गन होंगे, यानी कि एक मेल का होगा प्लस एक फीमेल का होगा। तो मेल या फीमेल में से कोई एक ही सेक्स प्रेजेंट हो, दोनों सेक्स प्रेजेंट नहीं होंगे, एक सेक्स एब्सेंट, तो बोला जाएगा उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन जो होंगे उसमें एक ही सेक्स होगा और उसी एक सेक्स से यानी एक ही लिंग से, एक ही जनक कोशिका से यानी एक ही पेरेंट सेल से कई सारे डॉटर सेल बनेंगे और कई सारे डॉटर सेल जो होंगे वो फिर से एक न्यू सेल को बॉर्न करेंगे यानी कि बनाएंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो गया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है, किसे कहते हैं। नहीं अगर आया है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं टाइप करके। यहाँ पर हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब एक लिंग द्वारा जनन होता है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब बारी आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो गया, लेकिन अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की। तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो चलिए देखते हैं क्या होता है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कितने टाइप्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं कितने टाइप्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स हैं वो मेनली 6 टाइप्स के हैं। तो उसमें देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहला टाइप है जो हमारा फिशन, फिर सेकेंड है फ्रेगमेंटेशन, फिर है बडिंग, फिर है स्पोरुलेशन यानी स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन और जेम्यूल फॉर्मेशन। इतनी सारी चीजों के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिशन जो है वो 2 टाइप्स का होता है। फिशन यानी होता है विभाजन, विखंडन। तो विखंडन जो है वो 2 टाइप्स का होगा। उसको वो 2 टाइप्स में जो होते हैं उसमें एक होता है बाइनरी फिशन और एक होता है मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन यानी कि 2 विभाजन जिसको बोलते हैं, जो कि अमीबा में, पैरामीशियम में देखा जाता है। 20 से 2 भाग में बढ़ जाते हैं, यानी एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में बदल जाएंगी। बैक्टीरिया में भी यही होता है, जब एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया बनती है, जो कि क्लोनिंग का उदाहरण है। क्लोनिंग जिसे बोलते हैं, क्लोन बनते हैं जैसे ही दूसरे डॉटर बन जाते हैं। बाइनरी फिशन हो गया। मल्टीपल फिशन में क्या होता है, मल्टीपल फिशन प्लाज्मोडियम में देखा जाता है, अमीबा में देखा जाता है। क्या होता है, एक भाग से 2 भाग बने, 2 भाग और डिवाइड होकर के 4 भाग में डिवाइड होंगे और वो चारों भाग जो होंगे वो एक नई नई संतति कोशिकाएं को बना लेंगे। तो इस तरह से ये हो गया मल्टीपल फिशन। फिर है बात फ्रेगमेंटेशन की यानी कि खंडन की। खंडन में क्या होता है, जैसे कि गन्ना है तो ये नोड होती है, इसकी एंटर नोड होती है, तो इसको क्या करते हैं हम, ये इसको खंड में बांट दें, यानी कि ये इतना भाग जो है इसका ये कट हो गया और कट होकर के क्या करेंगे, छोटे छोटे कट्स जो होंगे वो एक नए प्लांट को, छोटे छोटे कट्स जो होंगे उनको बैठा दिया और एक नए प्लांट को उसने बना दिया। तो ये होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन यानी कि अपने छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना और एक नए पौधे को या एक नए जीव को बना देना, जो कि हाइड्रा में भी होता है
स्पायरोगायरा में भी होता है, स्पायरोगायरा जो एक एल्गी है उसमें भी होता है। यूलोथ्रिक्स जो है उसमें भी होता है। फिर आती है बात बडिंग की। बडिंग क्या है? तो बडिंग जो होता है जिसको बोलते हैं मुकुलन हिंदी में, और मुकुलन जो है वो नॉर्मली ईस्ट में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है? ईस्ट में। वो ईस्ट में देखा जाता है, और ईस्ट का जो ईस्ट एक तरह से फंजाई है, और इस फंजाई का जो नाम है वो है सैकेरोमाइसेस सेरिवेसिस। ठीक, ये है इसका नाम। इसमें क्या होता है? इसमें इस तरह से होती है बड, जैसे कि आप आलू में भी देख सकते हैं। तो आलू में एक वाइट वाइट तरह की बड होती है। ठीक, वो क्या करती है? वो ग्रो करती है, थोड़ी देर बाद ऐसे इस तरह से बन जाती है। वैसे ही ईस्ट में भी होता है, बड होती है, और ये क्या करती है? ये बड जब ग्रोथ कर जाती है तो वो कुछ इस तरह से निकल आती है, आलू की तरह नहीं होती। इसमें इस तरह से कुछ आउटग्रोथ निकल आती है, और यही आउटग्रोथ जो होती है ये बड कहलाती है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुकुल। ठीक, फिर क्या करती है? ये बड जो होती है नेक्स्ट स्टेप में और ग्रोथ करती है। ये पेरेंट सेल है और ये बड है। ये बड ऐसे ही इसके ऊपर ग्रो करती चली जाती है और एक चेन फॉर्मेशन कर देती है, यानी कि इस तरह से चेन बनाना स्टार्ट कर देती है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। फिर जब इसका फेवरेबल कंडीशन आता है, तो फेवरेबल कंडीशन में होता क्या है? ये सारी चेन में जो जितनी भी बड लगी होंगी वो अपनी पेरेंट सेल से अलग होकर के एक न्यू ऑर्गेनिज्म को, यानी एक न्यू ईस्ट को प्रिपेयर करने में हेल्प करती है। ये होती है बडिंग में। तो ये हो गया हमारा बडिंग। अब क्या बताना है हमको? हम सेकेंड वाले टॉपिक को थोड़ा अच्छे से और डिस्क्राइब कर ले रहे हैं बडिंग के अलावा। तो सेकेंड वाले टॉपिक में क्या है? यूलोथ्रिक्स। तो यूलोथ्रिक्स जो होता है वो इस तरह से होता है लॉन्गिट्यूडनली, और ये क्या होता है? फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है। स्पायरोगायरा जो होता है वो इस एस शेप में होता है। इस तरह से होता है ये स्पायरोगायरा हमारा। ये दोनों ही बीजी हैं, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। ये है यूलोथ्रिक्स। ये दोनों ही बीजी हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो कि फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल है। फिशन में बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन बताया, उसको भी हम फिगर से ड्रा बता दे रहे हैं करके। हाइड्रा का एग्जांपल उसमें बताया था। हाइड्रा भी बता देते हैं कैसा होता है। हाइड्रा कुछ इस तरह से होता है। हाइड्रा में बडिंग के द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है। बडिंग में क्या होता है? ये जो है ये एक बड इस तरह से निकल आती है, और यही बड अपनी पेरेंट सेल से अलग होकर के एक न्यू हाइड्रा बना लेती है। और फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन में ये होता है, ये जो हाइड्रा होता है ये बीच से डिवाइड हो जाता है, दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, और दोनों भाग जो होंगे वो एक नए नए डॉटर सेल को बना लेंगे। फिर बात आती थी फिशन की, यानी कि फिशन में बाइनरी फिशन क्या है? तो बाइनरी फिशन में क्या है कि बाइनरी फिशन में ये होगा कि जैसे कि ये मान लीजिए अमीबा है, ये क्या करेगा? इनलार्ज करेगा। अमीबा तो ऐसे मल्टीपल फिशन का भी एग्जांपल है। इनलार्ज करेगा और इनलार्ज करके दो सेल में बदल जाएगा। और ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि ये फ्यूजन कैसे करेगा। फ्यूजन इस तरह से ये करता है कि इसका जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, यानी न्यूक्लियस जो होता है वो फ्यूज करता है, जिसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस जब होता है तो न्यूक्लियस फ्यूज होता है, और साइटोकाइनेसिस जब होती है तो साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है। तो जब न्यूक्लियस फ्यूज होगा तो न्यूक्लियस जो होगा वो इनलार्ज हो जाएगा। इनलार्ज होकर के कुटी निर्माण करेगा, यानी कि खांच बनाएगा, और यही खांच जो होगी वो दोनों भागों में अलग अलग बढ़ जाएगी और दो डॉटर सेल को बना देगी। सेम यही पोजीशन होती है, इसमें मल्टीपल फिशन भी होता है, यानी कि एक अमीबा से 4 अमीबा भी बन सकते हैं, और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 इस तरह से भी बनते चल सकते हैं। और जो बाइनरी फिशन में एक और एग्जांपल आप लोगों को बता दे रहे हैं, बाइनरी फिशन का एक और एग्जांपल जो है वो है हमारा बैक्टीरिया। सिंगल बैक्टीरियम होता है, और जब बहुत सारे होते हैं तो उसको बैक्टीरिया कहा जाता है, जो कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी में भी आप लोग पढ़ेंगे। बैक्टीरिया में क्या होता है? जो इसका न्यूक्लियस होता है वो पहले फ्यूज होता है। तो जो बैक्टीरिया होगा वो इनलार्ज हो जाएगा, इस तरह से न्यूक्लियस जो है फ्यूज हो जाएगा। पैरामीशियम में भी बाइनरी फिशन होता है, और इस तरह से यहाँ पर एक ये दबाव बनेगा, और जब ये दबाव बनेगा तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। और जब ये दबाव होगा तो ये दबाव क्या होगा? ये दो भागों में अलग अलग बढ़ जाएगा और दो डॉटर सेल्स को बना देगा। तो इस तरह से बाइनरी फिशन हो गया हमारा।
बाइनरी फिशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, बडिंग हो गया। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन जो होता है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप लोग अच्छे से जानते होंगे। रीजनरेशन, पावर ऑफ रीजनरेशन, यानी कि पुनरुद्भवन। तो पुनरुद्भवन क्या है? रीजनरेशन, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में सिर्फ यही अंतर है। फ्रेगमेंटेशन में जो जीवधारी होता है वो अपने फ्रेगमेंट कर लेता है, या किसी कारणवश उसके फ्रेगमेंट हो गए तो उस फ्रेगमेंट से एक नया जीव बनता है। रीजनरेशन में क्या होता है? रीजनरेशन में जो अंग उसका अलग हो गया उस अंग को जीवधारी विकसित करता है। जैसे कि छिपकली की पूंछ को ले लें और गन्ने को अगर एक तरफ ले लें। अभी ये मान लीजिए हमारे पास गन्ना है, इतना भाग हमने इसका काटा, तो ये भाग जो होगा वो एक नए गन्ने को बनाएगा। और अभी हम वही बात अभी छिपकली की करें। मान लीजिए ये हमारे हाथ में छिपकली है और इसकी पूंछ मान लीजिए कट गई है, तो क्या करेगी? वो पूंछ को विकसित करेगी, ना कि अपने पूरे उस खंड, ना कि उस कटे हुए, ना कि उस कटी हुई पूंछ से एक नया छिपकली बनेगी। तो ये अंतर होता है रीजनरेशन में और फ्रेगमेंटेशन में। तो ये आप लोग मोस्टली ध्यान रखिए, क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन होती है कि मैम बच्चे क्या भी देते हैं कि फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में कोई अंतर ही नहीं है। तो अंतर सिर्फ यही है कि जो कटा हुआ अंग होगा वो एक नए जीवधारी को बनाएगा, और रीजनरेशन में जो अंग कट जाएगा वो जीवधारी बनाएगा। जीवधारी खुद से बनाए, जैसे हमारे नाखून है, कट जाते हैं फिर अपने आप विकसित होते हैं, ना कि पूरा नाखून एक उंगली को बनाता है। ठीक, ये बात हो गई। तो रीजनरेशन जो होती है पुनरुद्भवन होती है, उसको बोलते हैं, उसकी हिंदी होती है। और पुनरुद्भवन में यही होता है कि जो भी टूटे फूटे अंग होंगे वो स्वतः विकसित हो जाएंगे, यानी कि क्षतिग्रस्त अंग है या टूटे फूटे अंग है वो विकसित हो जाएंगे, जीवधारी उसे विकसित कर लेगा। ये भी एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। फिर अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट जेम्यूल की। जेम्यूल क्या होता है? जो जेम्यूल है वो है एल्गी का एग्जांपल और ब्रायोफाइट का एग्जांपल। एल्गी और ब्रायोफाइट में जेम्यूल फॉर्मेशन होता है। अभी इसको रिलेशन भी बचा हुआ है तो उसे भी हम लोग देखते हैं। ठीक, तो एल्गी और ब्रायोफाइट में जेम्यूल से रिप्रोडक्शन होता है। तो उसमें होता क्या है? इसमें इस तरह से जमा कप बने होते हैं, कप जैसा होता है उसमें बने होते हैं, और स्पोर इसमें पड़े हुए रहते हैं। स्पोर क्या करते हैं? स्पोर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो क्या होता है? फेवरेबल जब कंडीशन आएगी तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा ये लिक्विड सब्सटेंस म्यूसिलेज होता है, ये उसी के अंदर पड़े रहते हैं, बिल्कुल शुद्ध पड़े रहते हैं, तब इनको शुक्ताणु कहते हैं या शुद्ध बीजाणु कहते हैं। ठीक, फिर जब इनकी फेवरेबल कंडीशन आती है तो क्या करते हैं? ये स्पोर जो होंगे ये फेवरेबल कंडीशन में बाहर जाएंगे, निकलेंगे, फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड भी, यानी कि मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। मोटाइल तब कहेंगे जब फ्लैजिला होगा, और नॉन मोटाइल तब कहेंगे जब फ्लैजिला नहीं होगा। जैसे कि इसका जो है वो मोटाइल है और जो एग है वो नॉन मोटाइल है। तो मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी। तो ये फेवरेबल कंडीशन में बाहर निकलेंगे और फेवरेबल कंडीशन बाहर निकल के क्या करेंगे? ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। जितने भी स्पोर्स होंगे वो सब अलग अलग जगह पर फैल जाएंगे और नए ऑर्गेनिज्म को बनाएंगे। फिर बात आती है, ये हो गया हमारा जेम्यूल फॉर्मेशन। फिर अब बात आती है हमारी थर्ड, स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन यानी कि स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? बिल्कुल सेम इसी की तरह प्रोसेस है, लेकिन स्पोर फॉर्मेशन जो प्रोसेस है वो फंजाई की प्रोसेस है, क्योंकि इसमें क्या होता है? स्पोरेंजियम होती है, और स्पोरेंजियम जो होती हैं वो स्पोर्स को बियर करती हैं, यानी कि बीजाणु को जो बियर करती है वो स्पोरेंजियम यानी कि बीजाणुधानी बियर करती है। और बीजाणुधानी में क्या होता है कि बीजाणुधानी जो स्पोरेंजियम को बियर करती है, तो बीजाणुधानी में स्पोर्स होते हैं, और स्पोर्स फेवरेबल कंडीशन में जब आएंगे, यानी कि जब उनकी अनुकूल परिस्थिति होगी तब वो उसको ब्रस्ट करेंगे, यानी कि स्पोरेंजियम को ब्रस्ट करेंगे, सारे जो स्पोर्स होंगे वो बाहर आएंगे और बाहर आके न्यू फंजाई को फॉर्म करेंगे। इसका फिगर हम लोग देख लेते हैं। इस तरह से होती है ये, और इस तरह से ये पूरी हाइफी वगैरह होती है इसकी। सॉरी, माइसीलियम बोलते हैं। कई सारी माइसीलियम हाइफी जो होगी वो माइसीलियम को बनाएंगे, और कई सारी माइसीलियम जो होती है वो एक फंजाई को फॉर्म करती है। तो ये हो गई हमारी स्पोरेंजियम यानी कि बीजाणुधानी। और इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स होंगे, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो इसी जमा कप की तरह क्या होंगे? ये ब्रस्ट होंगे, और ब्रस्ट होकर के बाहर निकलेंगे, और जितने भी स्पोर्स होंगे
वो सारे बाहर आ जाएंगे और बाहर आकर के क्या करेंगे, एक न्यू फंजाई को फॉर्म करेंगे। तो इस तरह से सारे फंजाई जो होंगे वो ब्रस्ट होने के बाद, फेवरेबल कंडीशन में बाहर आने के बाद एक न्यू फंजाई को बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कितने टाइप्स का होता है। एक न्यू टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ लीजिए आप लोग, जिसमें बोलते हैं, जिसको कहते हैं कोनिडिया। और फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। फंजाई की जितनी भी क्लासेस हैं सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें एक बात आती है कोनिडिया की। जो कोनिडिया होती है उसकी बात आती है। तो कोनिडिया क्या होता है, तो कोनिडिया में ये होता है कि तो कोनिडिया के द्वारा रिप्रोडक्शन देखना है हमें। तो कोनिडिया के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो भी स्पोर रिलेशन यानी कि बीजाणु जन्म में आता है, स्पोर फॉर्मेशन में आता है। कोनिडिया को हिंदी में बोलते हैं कर्णा द्वारा। और ये भी दोनों चीजों में देखा जाता है, ये फंजाई में भी देखा जाता है और प्लस एल्गी में भी देखा जाता है, ये दोनों चीजों में देखा जाता है। और इसमें वही सारी चीजें होती है सेम, जो भी बताया मैंने मोटाइल और नॉन मोटाइल की बात। यानी कि मोटाइल जब होगा जब फ्लैजिला होंगे, और नॉन मोटाइल तब होगा जब नॉन फ्लैजिला नहीं होंगे। तो मोटाइल और नॉन मोटाइल एल्गी होंगे या फंजाई होंगे तो देखा जाएगा क्या होता है, कोनिडिया जो होती है वो एक के ऊपर एक इस तरह से बनाते चले जाते हैं। और ये सारी कोनिडिया जो चेन फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, सारी कोनिडिया अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाती हैं और एक न्यू ऑर्गेनिज्म को या न्यू फंजाई हो या न्यू एल्गी को फॉर्म कर देती है। तो ये हो गया हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि अगले लेक्चर नंबर 2 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कैसा लगा हमारा वीडियो, लाइक कमेंट करिएगा, अगर अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। थैंक यू।